नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम, उसको लेकर ताजा अपडेट आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। ये खास कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद देहरादून के बन्नू स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। राज्य सरकार 3 लाख का ब्याज रहित ऋण किसानों को वितरित करेगी। राज्य के 25,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कैलाश अस्पताल पहुंचेंगे। ये एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा। कैलाश अस्पताल में कैंसर केयर वार्ड का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हालांकि उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई है। सबसे पहले आपको बताते चले, किसानों को ब्याज रहित ऋण वितरित किया जाएगा, जो किसानों के लिए अच्छी जानकारी और अच्छी खबर है। उसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे। कैलाश अस्पताल में कैंसर केयर वार्ड का उद्घाटन किया जाएगा। वो भी एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए और जितने भी लोग अस्पताल जाते हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी कि अब सही से नए वार्ड के बनने के बाद जितने भी कैंसर पीड़ित मरीज हैं उनको इलाज मिल पाएगा और तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो ये पूरा अपडेट आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज के 2 खास कार्यक्रम उनके हैं। एक बार फिर आपको अपडेट देते चलूं, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और इसके साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और मुख्यमंत्री का रहेगा। चलिए कोरोना अपडेट आपको दें। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर क्या हालात? उत्तराखंड में 47 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बताते चले, राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 96,000 के पार है। यानी कि राज्य में 96,431 संक्रमिमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में 97 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। राज्य में अब तक 92,469 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा ये अनुमान लगाता है कि उत्तराखंड में रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी नए आंकड़े सामने आ रखे हैं। कोरोना के कुल 945 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गई और अब तक का यह आंकड़ा हो गया 1,662। यानी कि राज्य में अब तक 1,662 मरीजों की जान कोरोना के कारण चली गई है। लेकिन रिकवरी रेट अच्छा है, अभी भी नए केसेस सामने आ रहे हैं। 47 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो काफी कटौती उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर हुई है, लेकिन जरूरी है इन आंकड़ों पर विराम लगाना। कम की संख्या में नहीं, लेकिन 0 की संख्या में आंकड़ा होना चाहिए, जिसके लिए लगातार उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है और उसी के साथ वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि और कितना प्रभाव इसका उत्तराखंड पर पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड वासियों को इंतजार था वैक्सीन का, जो आ गई है, और उसके बाद अब इंतजार है इन बढ़ते आंकड़ों पर और हर दिन नए आंकड़ों पर विराम लगाने का, जिसके लिए जहां प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है, हेल्थ वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, तो वहीं पर आम जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अभी और सावधान रहने की जरूरत है। जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करना जरूरी है, यानी कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और घर से बाहर निकलते ही कहीं पर भी आप निकलते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करते रहना, ये गाइडलाइंस का पालन करना अभी भी जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फुल एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में साइंस सिटी देहरादून के लिए उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड शासन एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र ढोभाल और उसी के साथ राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सचिव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साइंस सिटी देहरादून में विज्ञान धाम झाझरा में विकसित होगी। साइंस सिटी लगभग 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी। 173 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 88 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि देहरादून में बनने वाली साइंस सिटी सबके आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। इसीलिए इसे निर्धारित समय अवधि से पूर्व पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष सचिवालय में उन्नत प्रजाति के ऑस्ट्रेलियन टीका और काली मिर्च के पौधों की खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में ऑस्ट्रेलियन टीक और उसी के साथ काली मिर्च की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य में इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं, इस ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसका बहुआयामी उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जाए। ऑस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च खेती का बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ कृषक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और उसी के साथ ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर के अधिशासी निदेशक हरीश चंद्र कनवाल ने प्रस्तुतिकरण दिया। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने यह कहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती उत्तराखंड में गेम चेंजर हो सकती है। तो वहीं विधानसभा में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण नीति के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत 8 यूनिट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना उत्तराखंड राज्य में अप्रैल 2022 से शुरू कर दी गई थी, जिसे 2015 में बंद कर दिया गया था। बैठक में सचिव हरबंस सिंह चुग और उसी के साथ निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हरविंदर सिंह बावेजा, उप निदेशक उद्यान डॉक्टर सुरेश रॉय सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने यह कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन योजना से संबंधित रिपोर्ट के 1 सप्ताह के भीतर इसे प्रस्तुत किया जाए। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में क्या इसको लेकर किया जा सकता है, उसको लेकर योजना जारी की जानी चाहिए। इसको लेकर चर्चा की। आपने प्रोजेक्ट वाइज क्या रिपोर्ट दी अलग अलग कि इसमें ये मानक पूरा है, ये मानक पूरा है, ये मानक पूरा है, ये कमी है, ये संस्तुति की जाती है। तो वहीं देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 268 विद्यालयों और मदरसों में 916 स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए 26 करोड़ 85 लाख के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। मुख्य सचिव ने यह कहा है कि ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25% छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो और वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की ओर से चुनाव न लड़ने के बयान पर विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरीश रावत पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हरीश रावत ने हार स्वीकार कर ली है। हरीश रावत जानते हैं कि बीजेपी सरकार के राज में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत ने पहले ही हार स्वीकार कर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस दौरान मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 60 से अधिक सीटें जीतने का भी दावा किया। एक जाम का शिकार हाईकमांड ने इस बार हम लोगों ने 60 सीट का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा है और ये निश्चित है कि कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और ताजा अपडेट आपको देते चले। किसान मोर्चा ने मोर्चे की जिला कार्यकारिणी घोषित की है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा ने देहरादून जिले की कार्यकारिणी घोषित की। ऋषिकेश के नरेंद्र सिंह रावत को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 4 उपाध्यक्ष, 2 जिला महामंत्री, 5 जिला मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और जिले के 17 मंडलों में भी नियुक्ति के लिए किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बताते चलें, बीजेपी किसान मोर्चा ने देहरादून जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की है और लिस्ट भी आपको दिखा रहा है कि लोगों के नाम इसमें शामिल है। हालांकि कई लोगों को जिम्मेदारी अब दे दी गई है। किसान मोर्चा ने मोर्चे की जिला कार्यकारिणी को घोषित करते हुए कई लोगों को कमान संभाले।
तो वहीं 6 फरवरी को किसानों की चक्का जाम को लेकर हरिद्वार पुलिस चौकस हो गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चारों बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। एसएसपी सेंथिल का कहना है कि किसान आंदोलन खासतौर पर जाम को किसान संगठनों से लगातार जो है बात की जा रही है कि किस तरह की तैयारियां हैं। पुलिस के इस बड़े मसले पर हिंदी खबर के संवाददाता जसवीर सिंह ने एसएसपी सेंथिल से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और हरिद्वार क्षेत्र में अब क्या स्थिति रहेगी, चूंकि 6 फरवरी का ऐलान है देश भर में चक्का जाम का 12 से 3 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का चक्का जाम किसानों का रहेगा। हमारे क्षेत्र में क्या स्थिति बात करेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एसएसपी महोदय सेंथिल साहब, बात करेंगे। सर, किस तरह का किसानों का ऐलान है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर के यहाँ भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई सड़क पर जाम भी रहता है। आगे अब क्या है आपके पास, किस तरह का मतलब कोई कॉल है इस तरह की? पूरा देश भर किसान का आंदोलन चल रहा है। हमारा हरिद्वार जिले में भी किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ भी उसका असर है। तो हम जो है लगातार जो भी किसान संगठन है उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे वार्ता करके उनका समझा कर जो भी उनका कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है उसका शांतिपूर्वक करने के लिए उनसे सहयोग मांग के जो हमारा पुलिस वजूद पूरा लगा के जो है इनका जो भी आयोजन है शांतिपूर्वक तरीके से जो है उसका हम समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास होता है। और जनता का भी इनका कोई आयोजन से सुविधा भी कम से कम हो, उस पर भी हम पूरी तरीके से कार्य करें। वैसे सर, जिस तरह से बॉर्डर पर आपने पहले भी जो पिछले दिनों कॉल आई थी कि भाई आंदोलन में कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे, बीच में आपकी सतर्कता बढ़ी, इस बार कितनी तैयारी की गई है, क्या अलग से अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है? बिल्कुल, इसमें जो है हमने सभी संगठनों से हमने वार्ता भी कर रहे हैं और हमारा इंटरनल असेसमेंट भी हम कर रहे हैं। अभी भी हम रुड़की में एक मीटिंग रखा है, इससे देखते हुए जो है जो भी अतिरिक्त फोर्स का जो है जरूरत पड़ेगी उसको लगा कर रखे शांतिपूर्वक तरीके से जो है इसका जो कार्यक्रम है इसका निपटाने में हम पूरी सहयोग। अभी तक एलआईयू या किसी आपके जो गुप्तचर विभाग है और फिर आपके मुखबरी का जो तंत्र है उससे कोई इनपुट मिले इस तरह के, कोई दिक्कत है, कोई उन्माद? नहीं, एलआईयू का इनपुट हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी है हम जो है पूरी तरीके से तैयार है कि हमें पूरा विश्वास है कि उन लोगों से भी हमने अपील कर रखी है कि शांतिपूर्वक तरीके से इनका जो भी कार्यक्रम है थैंक यू सर। तो ये थे सेंथिल साहब जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह ऐलान है उसी तरह की तैयारी है, यानी जितने हमारे बॉर्डर्स हैं उन पर अतिरिक्त फोर्स बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात एक और बताई है कि जितने किसान संगठन हैं उनके जो सिरमौर हैं यानी कि जिम्मेदार लोग हैं उनसे लगातार वार्ता की जा रही है। यदि आंदोलन होता है, यानी यदि जाम होता है, धरना होता है, तो उसे कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जाए और कहीं ना कहीं पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, ये भी तैयारी की गई है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से ये पूरा जो व्यवस्था पुलिस संभाल पाती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो वहीं कोरोना महामारी के साय में हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में प्रशासन ने स्वास्थ्य को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। इस बार कुंभ मेले में पिछले कुंभ मेले की तुलना में कई नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। कुंभ मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है संभाल रहे डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर ने मेले में ये बताया है कि पिछले कुंभ मेले में जहां 300 बेड के अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे, तो वहीं इस बार कुंभ मेले में 600 से अधिक बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। कुंभ के सभी सेक्टर में अलग अलग अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। मेले के लिए नई एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी और 108 पर कॉल करके ही इन एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। इस बार कुंभ मेले में संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। तो कर रहे हैं हम लोग, अब 2000 बेड वाला। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में सोमवार से खुलेंगे स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अब लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। स्कूल खोलने से पहले सैनिटाइजेशन किया जाएगा। स्कूल में सभी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हर स्कूल में नामित होगा एक नोडल अधिकारी जो तमाम चीजों पर नजर रखेगा। 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे, यानी कि 8वीं से माफी चाहेंगे, यानी कि 6ठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी स्कूल जा सकते हैं। 8 फरवरी से स्कूल खोलने के लिए तारीख निर्धारित कर दी गई है। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्कूल में भी एक नोडल अधिकारी को तैनात कर दिया गया है, ताकि जितने भी प्रोटोकॉल हैं और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए,
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और सभी बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि उसका पालन हो रहा है या नहीं, उस पर नजर रखने के लिए भी नोडल अधिकारी की स्कूल में तैनाती की जाएगी। तो ये ताजा अपडेट और शायद एक खुशखबरी भी बच्चों के लिए हो, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद अब एक बार फिर से सुचारू रूप से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। हालांकि जहां पर ऑनलाइन स्टडी की वजह से प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही थी, एक बार फिर अब स्कूल में वो क्लासेस लग पाएंगी और प्रैक्टिकल भी सही तरीके से हो पाएंगे और थ्योरेटिकली भी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो उत्तराखंड में सोमवार से स्कूल खुलने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है और लगातार तमाम चीजों पर भी नजर बनाई जा रही है। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाए, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तो लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं। जनसंपर्क से है पूरी दूरी, किससे? जनसंपर्क माने सोशल डिस्टेंस। तो आपको बताते चलिए, कोरोना काल में जहां स्कूली बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ा है, तो अब जाहिर सी बात है कि एक बार फिर स्कूल खुलने से जो है कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा और बच्चे सही तरीके से अपनी स्टडी शुरू कर पाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। अब खुद एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने अभियान की बागडोर संभाल ली है। एसडीएम ने वैक्सीन लगवाने को लेकर ना नुकर करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कार्रवाई की 2 टूक चेतावनी दे दी है। एसडीएम ने यह दावा किया है कि वैक्सीनेशन का काम समय से पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन गंभीर है, तो वहीं उसी को देखते हुए एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कमान संभाल ली है और जो लोग कहीं ना कहीं टीका लगाने से इनकार कर रहे हैं, उनके लिए भी पहले से ही एसडीएम चेतावनी दे चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सरकार गंभीर है और पूरे उत्तराखंड में लगातार कोरोना वैक्सीन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कई फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिन्होंने साफ तौर पर मना किया है। ऐसे में प्रशासन किस तरह का एक्शन ले रहा है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लक्सर उप जिलाधिकारी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपने अभी तक निरीक्षण किया है और कई ऐसे मामले सामने हैं, उसमें क्या एक्शन किया है? हेल्थ वर्कर के कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जनपद हरिद्वार के सभी तहसीलों में और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेशन साइट जितनी डिसाइड की गई हैं उनमें 16 जनवरी से प्रारंभ किया जा चुका है और अभी 7 फरवरी तक एक अभियान हेल्थ वर्कर के कोविड वैक्सीनेशन के लिए चल रहा है। अभी तक का हमारा स्टेटस ये है कि हमारे लक्सर ब्लॉक के अंतर्गत 949 जो है हेल्थ वर्कर को इसमें टीकाकरण किया जाना था, जिसमें से अभी तक 330 लोग जो है अभी से वंचित हैं। और सर, ये तो प्रथम चरण की डेडलाइन जो है 7 फरवरी है। अभी जो हेल्थ वर्कर हैं उनका 7 फरवरी तक है और 8 फरवरी से शासन के दिशा निर्देशानुसार जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है। उस सब के लिए जो डेटा अपडेशन है वो पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। 7 तारीख तक पोर्टल में अपलोड किया जाना है। 8 तारीख से टीकाकरण होगा, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल ही ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक कर ली गई है और सेशन साइट डिसाइड कर ली गई हैं। हमारी तहसील लक्सर के अंतर्गत हमने जो है 5 जो है सेशन साइट डिसाइड की हैं। सभी जगह जो मानक हैं उनके अनुसार व्यवस्थाएं कर ली गई है, कार्मिकों की व्यवस्था कर ली गई है। इमरजेंसी के लिए हमने एम्बुलेंस रखी है और जो डॉक्टर्स हैं, अन्य स्टाफ है, उसकी तैनाती कर ली गई है। सर, आपको लगता है कि जो खास तौर पर हमारे यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा प्रशासन में है, पुलिस में है, उन सब लोगों को हम इतनी जल्दी यानी कि जिस तरह जो रफ्तार अभी दी गई है उसमें कहने का मुख्य धारा जुड़ जाएंगे हम? 8 फरवरी से जो टीकाकरण होना है उसमें मुख्य रूप से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट है और अर्बन बॉडीज हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के अन्य विभागों के लोग हैं जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसमें मीडिया को भी कवर किया जा रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि जो समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की जाएगी उसमें उस लक्ष्य को पूरा हम प्राप्त कर लेंगे। अभी तक बिल्कुल सेफ वैक्सीनेशन हुआ है? अभी तक जितना भी लोगों को टीकाकरण हुआ है किसी को भी कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं। सभी लोग अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं और इसका अच्छा संदेश जा रहा है कि टीका अच्छा है और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
धन्यवाद सर। तो आपने सुना एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह के दिशा निर्देश यानी कि जो एसओपी जारी की गई थी उसी के अनुसार प्रशासन काम कर रहा है। और अब रही बात आने वाले दिनों में यानी कि 8 फरवरी से कहीं ना कहीं ये अभियान और तेजी पकड़ेगा। जरूरी भी है क्योंकि ऐसे कई विभाग हैं जिनमें अभी तक ये वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और टास्क फोर्स में सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं जो लोग जुड़े हुए हैं इससे वो अपनी ड्यूटी को पूरे कर्तव्य के साथ में निभाए ताकि कोई एक्शन ना लिया जाए। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच काशीपुर से एक और अहम जानकारी आपको देते चलें। आरटीओ कार्यालय में दलालों की गुंडागर्दी देखने को मिली। जबरदस्ती काम कराने के लिए आरटीओ पर दबाव डाला गया। आरटीओ ने पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लंबे समय से आरटीओ के बाहर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। पूर्व में रखी आरटीओ की मिलीभगत से ये खेल चलता था, लेकिन अब इसे रोकने के लिए मांग की गई है। पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग आरटीओ ने की है। बताते चले दलाल जबरन काम करवाते हैं, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। हालांकि इससे परेशान होकर अब कानूनी कार्रवाई की मांग आरटीओ कर रहा है। आरटीओ ने पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले आरटीओ कार्यालय में दलालों की गुंडागर्दी पहले भी चलती रही। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व में रही आरटीओ की मिली भगत से ही ये खेल चलता था, लेकिन अब इस पर विराम लगाने के लिए अब आरटीओ ने पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पर बैरीनाग में महिला विकास एवं लैंगिक मुद्दे, चुनौतियां एवं संभावनाओं पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा ने किया और ये कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आते हुए आत्मनिर्भर बनने के साथ ही समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताते हुए इसका विरोध करते हुए ये कहा है कि बेटियों को गलत हाथों में ना सौंपे। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा भावुक हो गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम प्रधानों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। महिला सुरक्षा, विवाह पंजीकरण, बाल विवाह की भी शपथ दिलाई गई। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए पिथौरागढ़ से एक और अहम जानकारी आपको देते चले। नेपाल से जुड़े सभी इंटरनेशनल पुलों को खोला जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले पिथौरागढ़ से ये अहम जानकारी, जहां पर अब सभी जितने भी नेपाल से जुड़े हुए इंटरनेशनल पुल हैं उनको खोला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलों को खोलने की अनुमति दे दी है। पिछले साल 22 मार्च से ही बंद है नेपाल से जुड़े सभी पुल। कोरोना के चलते नेपाल बॉर्डर पर ये इंटरनेशनल पुल बंद किए गए थे। नेपाल पहले ही अपनी तरफ से सभी पुल को खोल चुका है। इंटरनेशनल पुलों के खोलने से बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को राहत प्रदान होगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको देते चले। 22 मार्च से नेपाल से जुड़े सभी इंटरनेशनल पुलों को अब खोला जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।